सुधा जी के 2 बच्चे थे। एक उनका बेटा अविनाश और दूसरी उनकी बेटी प्रिया। सुधा जी का बेटा अविनाश बड़ा था और एक कंपनी में नौकरी करता था। वहीं प्रिया अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ती थी। सुधा जी को शुरू से ही अपने बेटे अविनाश से बहुत प्रेम था, लेकिन प्रिया से वो कुछ ज्यादा प्यार नहीं करती थी। और एक दिन सुबह के वक्त, अविनाश बेटा जल्दी आओ, देखो ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। बस अभी आया माँ, तैयार होकर आ रहा हूँ। मुझे ऑफिस जाना है। आप तब तक प्रिया को भी बुला लो, वो भी ब्रेकफास्ट कर लेगी। फिर मैं उसे कॉलेज छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तुम्हें प्रिया की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है क्या सही है और क्या नहीं। तुम जल्दी से आ जाओ। क्या माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? प्रिया आपकी बेटी है और मेरी छोटी बहन। हाँ हाँ, जानती हूँ, मैं माँ हूँ। तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है। तो फिर आप प्रिया को वैसा प्यार क्यों नहीं करती जैसा मुझे करती हैं? अरे प्रिया लड़की है, ज्यादा लाड़ प्यार किया तो बिगड़ जाएगी। उसे दूसरे घर जाना है शादी होकर। मैं उसे इस तरह बिगाड़ नहीं सकती। उफ़ो, अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मुझे देर हो रही है। तभी वहां पर प्रिया आती है। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भी ब्रेकफास्ट चाहिए। हाँ तो जाकर किचन से ले लेना। अब क्या सारी चीजें मैं तुझे तेरे हाथ में ला कर दूंगी? अच्छा माँ, मेरी कॉलेज की पिकनिक होने वाली है और मेरी सारी सहेलियां उसमें जा रही है। मुझे 2000 रुपया चाहिए थे कॉलेज में जमा कराने के लिए। मुझे भी पिकनिक में जाना है। कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई में मन लगाओ। इस तरह तुम्हारे घूमने फिरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे क्यों मना कर रही हो माँ, उसे पिकनिक पर जाने दो ना। और प्रिया, तुम्हें 2000 चाहिए ना, ये लो, मैं तुम्हें देता हूँ। अविनाश, ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? अरे कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। तुम जानते नहीं हो, पिकनिक के नाम पर सारे पैसे खर्च करके आ जाएगी ये लड़की। अविनाश प्रिया को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दे देता है। कुछ ही दिनों के बाद प्रिया अपने कॉलेज की पिकनिक पर जाती है, लेकिन वहां से लौटकर आने में प्रिया को शाम को देर हो गई। जैसे ही प्रिया देर से घर लौटकर आई, सुधा जी ने नाराज होते हुए कहा, प्रिया कहाँ थी अब तक? रात के 8 बज रहे हैं। सच सच बताओ, पिकनिक के नाम पर कहाँ गई थी? माँ, मैं सच कह रही हूँ, वो बस हम सबको लौटने में थोड़ी देर हो गई। मेरी सारी सहेलियां अभी आई हैं और माँ, हमारी टीचर भी तो साथ में थी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। झूठ ना बोलो मुझसे। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती? सच कह रही हूँ मैं। तभी वहां पर अविनाश आ गया। सुधा जी वहां से नाराज होकर चली जाती है। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनकर प्रिया रोने लगी। प्रिया, क्यों रो रही हो तुम? अरे देखो, माँ की बातों का बुरा मत मानो। नहीं भैया, मैं माँ की बात का बुरा नहीं मान रही, लेकिन वो मुझसे कभी प्यार नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ ही नहीं। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं कहते। देखो, मैं माँ से बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अब रोना बंद कर दो मेरी बहन। एक बार मुस्कुरा तो दो। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन सुधा जी का व्यवहार अपनी बेटी प्रिया के लिए बिल्कुल नहीं बदला। और फिर एक दिन, सुनो प्रिया, अब तुम्हारा फाइनल ईयर भी पूरा होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि इस साल तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन माँ, अविनाश भैया मुझसे बड़े हैं, आप उनसे पहले मेरी शादी क्यों करना चाहती हैं? अरे अविनाश लड़का है, और फिर ये सब डिसाइड करने के लिए मैं हूँ ना। तुझसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ मैं। लेकिन माँ, मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में।
मैंने तुम्हारे लिए जिस लड़के को पसंद किया है तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। लेकिन माँ, आपने अविनाश भैया की सगाई तो उनकी पसंद की लड़की से करवाई है ना, जिसे वो कॉलेज में पसंद किया करते थे, ये जानते हुए भी कि वो दूसरी कास्ट की है। देखो प्रिया, मुझसे जबान लड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। माँ, प्रिया ठीक तो कह रही है और आज आपको मेरी बात का जवाब देना ही होगा। आप प्रिया से क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार करती हैं, जबकि वो आपकी खुद की बेटी है? मेरे पास वजह है अविनाश। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम बार बार मुझसे पूछते हो तो ठीक है। ऐसी क्या बात है माँ जिसकी वजह से आप मुझसे नफरत करती हैं? बता रही हूं। जब प्रिया का जन्म हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। मैंने पंडित जी को प्रिया की कुंडली दिखाकर पूछा था तो उन्होंने बताया कि इस लड़की के दुनिया में आने की वजह से ही उसके पापा चले गए। माँ, आपने किसी पंडित के कहने पर पूरी जिंदगी अपनी सगी बेटी से सौतेला व्यवहार किया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इन सब बातों पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? तुम्हारे पापा की मौत हुई थी उस वक्त जब इस लड़की का जन्म हुआ था। ये मेरी सगी बेटी हो ही नहीं सकती। माँ, जिस बच्चे ने आपकी कोख से जन्म लिया है, आप उसे सौतेला कैसे कर सकती है? क्या आपने प्रिया को जन्म नहीं दिया है? हाँ, जन्म तो दिया, लेकिन पैदा होते ही अपने पापा की जान ले ली इसने। नहीं माँ, ये आपका अंधविश्वास है। एक छोटा बच्चा भला किसी की जान कैसे ले सकता है? माँ, आप सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं? तू मेरी अपनी बेटी होते हुए भी अपनी नहीं है। तेरे पैदा होने से मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख आए हैं। माँ, आप इस तरह की बात ना करें तो अच्छा होगा। आपको प्रिया को अपनाना होगा। वो आपकी बेटी है, उसने आपकी कोख से जन्म लिया है। लेकिन अविनाश, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पापा की मौत इस लड़की की वजह से हुई है। माँ, समझने की कोशिश करो। पापा की मौत उनकी बीमारी की वजह से हुई है, प्रिया की वजह से नहीं। आपको ये बात समझनी ही होगी। और एक बात बताइए आप मुझे, आप ही तो हमेशा कहती है ना कि जब मेरा जन्म हुआ था तो आप बहुत बीमार हो गई थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भी बहुत मनहूस हूं। मैंने जन्म लेते ही आपको बीमार कर दिया। लेकिन आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। शायद तुम ठीक कहते हो बेटा। तुम्हारे पापा की मौत को बेकार ही प्रिया के जन्म के साथ जोड़ दिया। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये सब मेरी गलत फहमी थी। धीरे धीरे अविनाश ने सुधा जी को समझा दिया कि उनका प्रिया के साथ व्यवहार गलत था और सुधा जी ने भी प्रिया को फिर से अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। आज का मुद्दा पेश किया जाए। अरे हम तो बहुत ही परेशान हो चुके हैं जहाँ अपना आपके बेटे से। एक मिनट, यहाँ यह हमारा बेटा नहीं मुजरिम है, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करें आप। हाँ सॉरी जहाँ अपना, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो हम कह रहे थे कि हम बहुत ही परेशान हैं इनसे। वजह क्या है परेशानी की, जरा खुल के बताइए। अरे अब क्या बताएं आपको बाबूजी। हमारा मतलब है जहाँ अपना, ये जब भी खाना खाते हैं तो इतना आवाज करते हैं कि हम खाना खाना ही भूल जाते हैं। चब्बड़ चब्बड़ गाय की तरह खाना खाते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग हमको ना एलियन की तरह देखते हैं। बोलो। अरे तुम ऐसे क्यों खाना खाते हो मुजरिम आकाश? क्या वजह है ऐसे खाना खाने की? इंसान की तरह खाओ खाना भाई, ये बंदरों की तरह खाना क्यों खाते हो? हाँ मुजरिम आकाश, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये सब हमारे दांतों का कमाल है। बस हमारे दांत इतने मजबूत हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं
तो उसमें से आवाज आती रहती है। इसके लिए हम अपने छोटे भाई अनुज को गवाही के लिए बुलाना चाहेंगे। ठीक है, अनुज कुमार यहाँ आकर गवाही दे। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात तो हम भी मानते हैं कि भैया के दांत वाकई बहुत मजबूत है। एक बार उन्होंने हमें बचपन में काट लिया था, देखिए अभी तक निशान नहीं गया। देखिए देखिए जहाँ अपना, और तो और ये दांतों से अखरोट को तोड़ लेते थे। हम तो यही कहेंगे कि इनके दांत बहुत ज्यादा मजबूत है कि खाना खाते वक्त उनसे चबाने की आवाज आती रहती है। ठीक है, आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। अब अनुज, सविता, आपको कुछ कहना है इस बारे में, या और कोई दलील को पेश करना है इनके खिलाफ? हम तो बस आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाइए। आप ही हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं, इस चबड़ से छुटकारा दिला सकते हैं। हमें आपके न्याय पर पूरा भरोसा है जहां अपना। हम यही कोशिश करेंगे कि हम दोनों के पक्ष में फैसला दे सकें। हमें 5 मिनट का समय दीजिए। तो हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि आज से आकाश को बजरंग टूथपेस्ट नहीं दी जाएगी, जिससे उनके दांत इतने नुकीले हो गए हैं कि वो खाते वक्त आवाज निकालते रहते हैं। आज से वो साधारण सी टूथपेस्ट का इस्तेमाल ही करेंगे, जिनसे उनके दांत इतने नुकीले ना हो। यही आज की अदालत का आखिरी फैसला है। आपकी बड़ी कृपा है जहां अपना। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है? रुकिए, हम बताते हैं। इसके लिए आपको मिश्रा परिवार के इतिहास के बारे में सुनना होगा। श्याम कुमार के पिताजी ने इस परंपरा को शुरू किया था कि उनके घर में अगर कोई भी बात होगी या किसी भी बात पे झगड़ा होगा तो कोई भी आपस में कभी भी लड़ेगा नहीं। घर के बड़े अदालत लगाएंगे और वही फैसला किया जाएगा। इसलिए हर हफ्ते मिश्रा परिवार में ससुराल की अदालत लगती है, जहाँ सब लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर आते हैं। आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आज फिर तुमने किसी से कुछ कह दिया क्या? अरे ये आपकी भाभी भी ना जब देखो हमें परेशान करती रहती है। अरे अब क्या कर दिया उन्होंने? हम यहाँ तुम्हें क्यों बताएं? ये मुद्दा तो हम अदालत में ले जाएंगे। तो वही बताना है तो हमें काहे परेशान कर रही हो? हम आपको कहाँ परेशान कर रहे हैं? अब दिल की बात आपसे कह भी नहीं सकते क्या? अरे तो कहो ना, हम तो सुनने को तैयार हैं कब से। पर हम यहाँ नहीं कहना चाहते बात। हम ये बात अदालत में जाकर ही कहेंगे बस। तो फिर हमारे कान क्यों खाए जा रही हो? आप ना कभी हमारी बात सुनती नहीं है। अरे तो सुनाओ ना, क्या बात है? नहीं, हम ये बात सीधा अदालत में ही कहेंगे। हे भगवान, मार डालो, मार डालो। इस बार की अदालत में प्रिया ने सविता पर इल्जाम लगाया था कि सविता उसके अचार खाने पर छेड़ती रहती है। आज का मुकदमा शुरू किया जाए। तो प्रिया, तुमने क्या इल्जाम लगाया है आज अपनी जेठानी सविता पर? चापना, उस दिन मैं रसोई में अचार खा रही थी तो मेरी जेठानी आकर मुझसे कहती है, वाह वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी खुशखबरी सुना दी, बधाई हो बधाई देवरानी जी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जब भी मैं अचार खाती हूँ मुझे छेड़ती रहती है। इस बारे में मुजरिम सविता का क्या कहना है? जहाँ अपना, इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब मेरी मम्मी की गलती है। अब इस बात में तुम्हारी मम्मी कहाँ से आ गई बीच में? वो ऐसे कि जब भी हमारे घर में कोई भी अचार खाता था तो वो उन्हें कहती थी खुशखबरी है, खुशखबरी है। तो बस मुझे भी यही आदत लग गई है, इसलिए इस इल्जाम में मेरी नहीं, मेरी मम्मी की गलती है। तो अब क्या सजा तुम्हारी मम्मी को दे? ये मुकदमा थोड़ा पेचीदा सा है। अदालत को थोड़ा वक्त दिया जाए सोचने के लिए, जिससे वो सही सही फैसला ले सके। श्याम कुमार और कावेरी आपस में खूब चर्चा करते हैं और कुछ देर बाद वो फैसला सुनाने के लिए तैयार थे। तो अदालत ने यह फैसला किया है कि सविता की मम्मी की ये गलतफहमी दूर की जाएगी कि हर बार अचार खाना खुशखबरी नहीं होती। कभी कभी सब्जी भी अच्छी नहीं बनी होती, और प्रिया बहू को जब खुशखबरी देनी होगी तब वो मिठाई खाएगी, ना कि खटाई, जिससे सबको पता चल जाएगा। इसलिए आज के बाद सविता बहू को भी गलतफहमी नहीं होगी।
थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू। आपका फैसला सर, आंखों पर जहां अपना। ससुराल की अदालत को अगले हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाता है। इस मुद्दे को तो अदालत में लेना ही होगा। अब बहुत हो गई इनकी मनमानी। अब सही कह रहे हैं भैया, अब तो इन्हें भी सबक सिखाना ही होगा। तो आप दोनों को क्या लगता है कि हम आपको यूं ही छोड़ देंगे? हाँ, हम भी आपके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करेंगे, जिससे हमारा केस और भी मजबूत बने। इस केस के लिए हम जी जान लगा देंगे और मर्दों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम केस जीत कर ही रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ भैया। हम भी अपनी पूरी अकल और ताकत लगा देंगे। क्या कहा? अकल? अनुज, ये अकल की बात कर रही है। छोड़ो ना भैया, हमारा केस बहुत मजबूत होने वाला है। वो देख लेंगे आज की अदालत में हम। हाँ, तो क्या है आज का मुद्दा? पेश किया जाए अदालत के सामने। आज दोनों पक्ष अपने अपने आरोप सामने रखेंगे। सबसे पहले आकाश और अनुज, आप बताइए। अब क्या बताएं आपको, ये समस्या सालों से चलती आ रही है मर्दों के साथ। कल हमने पत्नियों से कहा कि तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है, तो उन्होंने कहा बस 2 मिनट में हो जाएंगे। और जब हम शादी में पहुंचे तो विदाई हो रही थी वहाँ। आखिर कब तक मर्द इनके 2 मिनट सुनते रहेंगे, बताइए तो। बात तो बिल्कुल सही है आप दोनों की। अभी हमने दूसरे पक्ष के आरोप नहीं सुने, रुकिए। हाँ, तो सविता और प्रिया, आप दोनों बताइए। हम इन्हें जब पूछते हैं कि कितनी देर में आ रहे हो, तब इनका कहना होता है बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और आते हैं 1 घंटे के बाद। ये क्या अत्याचार नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ये भी तो यही करते हैं। अरे वो तो रास्ते में ट्रैफिक इतना होता है तो कोई भी लेट हो सकता है। और हमें जो काम होते हैं घर के, उसमें हमारा तैयार होना रह जाता है, उसका क्या? तैयार होने के लिए कितना वक्त लगता है, पर जरा सोचो, हम तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। आप लोगों को करना ही क्या होता है? कपड़े हम निकाल कर दे, सब कुछ हाथ में हम दे आपके, और हमें खुद सारा घर और खुद को तैयार करना होता है। तो 1 घंटा भी कम होता है क्या? हाँ, जैसे आप लोगों के लिए बाथरूम में 1 घंटा भी कम पड़ जाता है क्या? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और आप लोगों को चुगली करने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता है क्यों? वाह वाह, क्या बात कही है भैया। यहाँ जज मैं हूँ, मेरा फैसला ही चलेगा, समझे? मैं भी जज हूँ, मेरा फैसला ही आखिरी होगा। मर्दों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। नहीं, औरतों को उनका हक मिलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मुद्दा तो ससुराल की अदालत में भी सॉल्व नहीं हुआ। क्या आपके घर की अदालत में इसका कोई नतीजा निकला या नहीं? गौतम और निशा के घर छोड़कर जाने के बाद संगीता जी के घर। संगीता, 9 बज गए, अभी तक सुबह की चाय नहीं मिली। जल्दी से बनाकर ले आओ ना, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, रुचि से कहती हूँ, वो चाय बनाकर लाएगी। रुचि बहू, अरे कहाँ हो? मम्मी, रुचि तो अभी तक सो रही है। अरे सुबह के 9 बजे, अभी तक वो सोकर नहीं उठी। कब से तुम्हारे पापा चाय के लिए आवाज दे रहे हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, वरना मैं ही कर लेती थी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं रुचि को उठाकर लाता हूँ। मानव के कमरे में। रुचि, कब तक सोती रहोगी? मम्मी पापा कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उठकर चाय बना दो ना। मानव, आप ऑफिस जाइए, मैं सब कुछ कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी देर हो रही है। मानव के जाने के बाद। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? अरे बेटा, तुम बहू हो, ये काम तुम्हारा है, और मेरे तो घुटनों में वैसे भी दर्द हो रहा है। मम्मी जी, आपको क्या लगता है मैं किचन में जाकर सारा दिन काम करती रहूंगी? अगर ऐसा ही होता तो मैं उस निशा से नौकरों की तरह काम ना करवाती। लेकिन अब तो निशा घर छोड़कर चली गई है ना, और तुम बहू हो तो तुम्हें ही काम करना पड़ेगा ना।
देखिए मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं ना कि बुढ़ापे में आप अपने बेटे के साथ रहे, बेटे मतलब मानव, और मानव को कभी ये ना पता चले कि आपने गौतम और निशा के साथ कैसा बिहेव किया था, है ना? तो प्लीज जल्दी से उठिए और मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बना दीजिए। अरे, मैंने तुझे इतने प्यार से रखा, कभी कोई काम करने नहीं दिया और तू मेरे साथ ये सब कर रही है। मम्मी जी, आपका क्या भरोसा, पहले आपने निशा को नौकरारी बना कर रखा, आपका क्या भरोसा अगर आपने मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की तो? अरे, तेरे साथ मैं ऐसा क्यों करूंगी? गौतम मेरा सौतेला बेटा था और तू तो ये बात अच्छी तरह जानती है बेटा। चल, आज से घर का काम संभाल ले। हाँ, ना 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 मम्मी जी, मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आपने निशा की जो हालत कर दी थी ना, कभी कभी तो मुझे भी दया आ जाती थी उस पर। पर वो क्या है ना, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा संगीता, इसलिए कहता था कि सौतेला हुआ तो क्या हुआ, बेटा तो हमारा ही था ना। भुगतो अब अपने कर्मों की सजा। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी वैसे तो हमने काम वाली लगवा ली थी, लेकिन क्या है ना, वो 5 दिन की छुट्टी पर जाने की बात कर रही है। अरे तो फिर 5 दिन छुट्टी मतलब घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा? आप करेंगी मम्मी जी, और कौन करेगा? मैं थोड़ी ना ये सब काम करूंगी, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। और अभी अभी तो मैनिक्योर करवा के आई हूँ, नील आर्ट भी करवाया है। मैं तो घर का काम नहीं कर सकती। जब निशा इस घर में थी तो चुपचाप सारे काम कर लेती थी। कितनी बार मैंने उससे जबरदस्ती काम करवाया, उसकी तबीयत खराब होने पर भी। मम्मी जी, वक्त रहते उसकी थोड़ी कदर भी कर लेती। आपने तो उसे नौकरानी बना दिया, सिर्फ ये सोचकर कि वो आपके सौतेले बेटे की बीवी है। अब देखिए ना, मेरी आदत तो आपने खुद खराब की है, आपने मुझे काम करने ही नहीं दिया। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? आई एम सो सॉरी। कुछ दिनों के बाद, गौतम बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ मम्मी, आपको तो तेज बुखार है, आप सुबह से क्यों काम कर रही हैं? जाइए जाकर आराम करिए। बेटा जरा रुचि को तो बुला दे। लेकिन मम्मी, वो तो सुबह ही अपनी सहेली के साथ पार्टी करने के लिए निकल गई है, कह रही थी कि उसे पिकनिक पर जाना है, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी तबीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं बेटा। मम्मी, आप कहे तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूं? अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बुखार है, उतर जाएगा, क्यों बेकार में छुट्टी लेता है। ठीक है मम्मी, फिर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं रुचि को फ़ोन करके कह दूंगा कि वो जल्दी आ जाए। गौतम के ऑफिस जाने के बाद, संगीता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है, कुछ खा लो ताकि तुम दवाई ले सको। लेकिन खाऊं क्या, सुबह से एक कप चाय भी पीने को नहीं मिली। रुचि बहू तो बिना हमसे पूछे अपनी सहेली के साथ चली गई, एक बार आकर मुझे बताया तक नहीं। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुमने निशा के साथ कभी अच्छा नहीं किया। अब देखो, अगर वो होती ना तो चुटकी में सारा काम कर देती। सही कहते हैं आप, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। हाँ वो भी है, कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना कर लाता हूँ। बुढ़ापे में यही देखने को रह गया था, बेटे बहू के होते हुए भी हमें अपना काम खुद करना पड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद, पूरा घर बिखरा पड़ा है, सारा सामान यहाँ का वहाँ। रुचि सुबह से टीवी देखने में बिजी है, काम ही नहीं करती। इस उम्र में मुझसे सारा काम करवाती है। तुम गौतम से कहो ना, वो रुचि को समझाएगा। एक बार कहा था मैंने, जानते हो, धमकी दी मुझे, कहती है अगर मैंने गौतम से कुछ भी कहा तो वो गौतम से कहकर मुझे इस घर से बाहर निकलवा देगी। और ऐसा कैसे निकलवा देगी? गौतम तो तुम्हारा सगा बेटा है ना, वो तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ गलत होने देगा। क्या पता
मेरे कर्मों की सजा मुझे किस तरह मिले। सौतेला बेटा मुझे सगे से भी ज्यादा प्यार करता था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से इस घर से बाहर निकलवा दिया। मेरी गलती मुझे भुगतनी पड़ रही है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी शाम के खाने में क्या बना रही हैं? जल्दी से बताइए। देखो रुचि, अब बहुत हुआ तुम्हारा। मैं आज ही मानव से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जैसे ही वो आएगा मैं उसे कहूंगी कि तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो। अरे नहीं 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 मम्मी जी, प्लीज आप ऐसा मत करना। मैं अभी किचन में जाकर खाना बनाती हूँ। रुचि किचन में जाती है और जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा सा जला लेती है। तभी मानव आ जाता है। मानव, मानव देखिए ना मम्मी जी ने मेरे साथ क्या किया। अरे ये क्या रुचि, तुम्हारा हाथ तो जल गया है। देखिए ना, फिर भी मम्मी जी मुझसे खाना बनवा रही है। मैंने कहा भी कि बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती। अरे रुचि आपकी बहू है, अगर उसका हाथ जल गया तो थोड़ा सा काम आप भी कर सकती हैं। ये झूठ बोल रही है बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मम्मी, सामने दिख रहा है कि उसका हाथ जला हुआ है, और रुचि झूठ क्यों बोलेगी? जानते हैं मानव, आपकी मम्मी ने जानबूझकर निशा के साथ नौकरानी जैसा बिहेव किया और अब वो मेरे साथ भी वही करना चाहती है। मुझे कितने दिनों से टॉर्चर कर रही है। मम्मी, अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। रुचि इस घर की बहू है और मेरी पत्नी। मैं उसे इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता। संगीता अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे निशा से बात करनी चाहिए। अगर वो इस घर में वापस आ गई तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। एक वही है जो सब कुछ संभाल सकती है। अब निशा तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी। तुमने उसे इतना परेशान किया है, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी आएगी। संगीता निशा को फोन करती है। निशा बेटा, कैसी हो तुम? देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। रुचि मुझसे घर का सारा काम करवाती है। तुम प्लीज वापस आ जाओ बेटा। मम्मी जी, बात काम करने की नहीं है। आपने हमेशा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पहुंचाई है, मेरी इंसल्ट की है, और मैं अब आपके पास वापस नहीं आ सकती। वैसे भी मम्मी जी, मैं और गौतम तो आपके लिए सौतेले थे और हमेशा सौतेले ही रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, तुम वापस आ जाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मम्मी जी, अभी आप परेशान हैं और रुचि भाभी शायद आपकी काम में कोई मदद नहीं करती, इसलिए मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। लेकिन वहाँ आने के बाद उस घर में मेरी कोई कद्र नहीं होगी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब लौट कर नहीं आऊँगी। फ़ोन रखने के बाद, क्या कहा तुम्हारी बहू ने? आने को तैयार है क्या? नहीं, उसने तो साफ मना कर दिया। कहती है कि मैंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है और इसलिए अब इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इतनी इंसल्ट होने के बाद कभी कोई इंसान लौट कर आता है क्या? फिर अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी, मैंने वृद्धाश्रम में आपके रहने का इंतजाम करवा दिया है। आप वहां जाकर आराम से रह सकती हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटे बेटे बहू के साथ जो किया उसी की सजा है ये। और उसके बाद संगीता जी को वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ता है।